उपकरण को कर लें और खुद भी व्यवस्थित हो जाए। यहाँ जी माला वाला कुछ जी सब लाइए, पहले तो वहीं से शुरू करेंगे जी। अनाउंस कर दे, वही ज्वाइन कर रहे हैं, आप अनाउंस कर दीजिए। हाँ लाइए, 1 सेकंड दिए हमको, 1 सेकंड पहले हमको दिए ना, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं ना प्रेस के साथियों से। अरे भाई, जो लोग भी पार्टी के साथी कहीं अवरोध पैदा कर रहे हैं, खुद अगल बगल देख लीजिए, आप लोग खुद ही प्रेस के लोगों को यहाँ सुविधा दीजिए। तो सबसे पहले तो प्रेस के बंधुओं का स्वागत है। कुछ बात करेंगे आप सब लोगों से, उसके पहले एक घोषणा सूचना रामपुकार सिन्हा जी देंगे। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समक्ष हम लोग के बीच शाहाबाद जिले के मजबूत स्तंभ और पूरे बिहार में मजबूत स्थान रखने वाले श्री आलोक कुमार सिंह जी के साथ लगभग सैकड़ों लोग आज यहाँ मौजूद हैं पार्टी कार्यालय में। इसमें कुछ प्रमुख साथी हैं जिनका नाम मैं बोल दे रहा हूं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसमें आलोक कुमार सिंह जी के साथ हैं डब्बू सिंह जी, जितेंद्र कुमार जी, बादल चंद्रवंशी जी, राजू कुमार सिंह जी, विकास सिंह जी, मनोज कुमार सिंह जी, सुमारू सिंह जी, पंकज सिंह जी, अमित सिंह जी, राकेश कुमार राय जी समेत लगभग 300-400 लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक साथ इनके समर्थन में पार्टी की सदस्यता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आलोक कुमार सिंह जी को पार्टी की सदस्यता पट्टी और माला पहनाकर सदस्यता माला दीजिए ना पहले, आप रसीद लाइए। हाँ लीजिए। हटाना है। अच्छा तो अच्छा आप ये लीजिए ना। अच्छा ये भी लाओ, हम दे दें। हाँ पहले बात इन लोगों से कर ली जाए। चल चल अच्छा चलिए, बनवाए हैं इसको? ठीक है। हाँ बनाया हुआ इसमें। चलिए ठीक है, चलिए अब छोड़ दीजिए, प्रेस के लोगों से बात बैठिए। तो बंद काहे कर दिए इसको भाई? तो आपने देखा कि अभी आलोक कुमार सिंह जी अपने कई महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ इलाके में काफी लोगों के बीच क्योंकि काम करते रहे, इसलिए एक जगह इनकी लोगों के बीच में बन गई है। और जिनको जानकारी नहीं हो उनके लिए इनका कैमूर जिला में घर है और माननीय मंत्री अभी बिहार सरकार में संतोष सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके छोटे भाई हैं आलोक जी। तो इनके आने से काफी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को और एनडीए को ताकत मिलेगी। शाहाबाद के इलाके में तो ऐसे भी काफी मजबूत स्थिति में हमारी पार्टी रही है, आज भी है, तो वहाँ और ज्यादा हमको ताकत मिलेगी और बिहार भर में
पार्टी के प्रचार प्रसार में इनके कारण सहयोग मिलेगा, ताकत मिलेगी। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। आज संयोग ऐसा है कि सम्राट अशोक की जयंती का दिन है और साथ में शाहाबाद के धरती पुत्र रहे जगजीवन बाबू की भी जयंती का दिन है। तो इस अवसर पे हम सम्राट अशोक के चरणों में सर झुकाते हैं और जगजीवन बाबू के प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए, अब तो चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लगभग आ ही गया है, ज्यादा समय है नहीं। तो चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी लगी हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, 4-6 महीने का समय बच गया है, लेकिन हर तरह से हम लोग तैयार हैं और बिहार की जनता जब तैयार है एनडीए के साथ सहयोग करने के लिए, तो कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। पूरी मजबूती के साथ एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा और एकजुटता के साथ चुनाव जीतेगा। बाकी अभी कुछ तात्कालिक एकाध मुद्दे हैं जिन पर मैं आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहता हूं। हमने सदन में भी कल परसों चर्चा में भाग लेते हुए एक मांग रखी है और वह मांग है जो बोध गया टेम्पल एक्ट है, उस एक्ट में परिवर्तन करते हुए बुद्धिस्ट लोग जो आंदोलन कर रहे हैं काफी पहले से कि बौद्ध धर्म की जो ज्ञान स्थली है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, उस स्थली पर बने हुए टेम्पल के प्रबंधन का काम बुद्धिस्टों को सौंपा जाए। अब जो लोग भी अभी अलग अलग तरह से बोल रहे हैं उनको अपने गिरवान में झांक कर देखना चाहिए। यह एक्ट प्रभावी हुआ है 1953 से। कौन लोग थे जिनके हाथ में उस समय सत्ता थी? जो लोग आज बहुत ही बेवजह एनडीए को कटघरा में खड़ा कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। 1953 में उन्हीं के हाथ में कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से, जो आज विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके हाथ में सत्ता थी। अब बौद्धिस्टों का एकमात्र टेम्पल बिहार में, जहां के प्रबंधन की जवाबदेही उनके ही द्वारा बनाए गए एक्ट के कारण बुद्धिस्टों का बहुमत उस एक्ट के हिसाब से बनी हुई कमेटी में नहीं है, यह उनके ही चलते हुआ है। 8 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात एक्ट में है और 8 सदस्यों के अलावा एक एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं जो चेयरमैन होते हैं, गया जिला के कलेक्टर, जो भी कलेक्टर जब रहे। 8 में से एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से 5 हिंदू और 5 बौद्धिस्ट हैं और जो डीएम साहब होंगे सामान्य तौर पे वह भी हिंदू परिवार से ही आएंगे। सामान्य तौर पे कभी कभी कोई अपवाद हो सकता है। और वह भी जिस समय एक्ट बना था उस समय इस एक्ट में यही लिखा हुआ था कि जो पदेन सदस्य के रूप में जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे तभी होंगे जब हिंदू होंगे। अगर गैर हिंदू कोई कलेक्टर चला गया तो वो अध्यक्ष नहीं हो पाएगा। मतलब 8 और 1 9 में से पूरी व्यवस्था कानून बनाकर इन लोगों ने कर दी थी कि बुद्धिस्ट के हाथ में सौंप दिया इन लोगों ने। 2013 में एक संशोधन हुआ, तब कहा गया कि नहीं, अध्यक्ष जो डीएम होंगे वह किसी धर्म के हों अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके पहले नहीं था, उसके पहले था कि जो अगर कलेक्टर साहब हिंदू हुए तभी अध्यक्ष हो पाएंगे। तो इस तरह से वहां जो व्यवस्था की गई और आज जिस रूप में लोग बोल रहे हैं एक अलग संदर्भ में
कि जिसका धर्म स्थल वही 100% मैनेजमेंट के काम में हो, तो पहले खुद इनको देखना चाहिए, उसके बारे में इनको जवाब देना चाहिए कि आपने क्यों ऐसी व्यवस्था कर दी कि बहुमत ही किसी और धर्म के मानने वाले लोगों के हाथ में आपने दे दिया। उस कानून में परिवर्तन हो या आज की आवश्यकता है, इसमें सरकार की भूमिका है एक्ट में परिवर्तन की। तो सरकार से हमारी मांग है, हमने सदन में भी इस बात को रखने का काम किया है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं। हजारों जगह बिहार में है जहां आप अपना कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? जहां आपका मंदिर है वहां आप कीजिए। हम लोग भी यही चाहते हैं कि सनातन धर्म वालों का कोई पूजा स्थल है उसका प्रबंधन वही करें, उसमें दूसरे लोगों का दखल ना हो। लेकिन एक टेम्पल जो बौद्धिस्टों से संबंधित है, और वह टेम्पल सिर्फ अगल बगल या बिहार के लोगों के दर्शन का स्थल नहीं है, दुनिया भर के लोग वहां आते हैं। दुनिया भर में जो बौद्धिस्ट लोग हैं यहाँ आते हैं, और उनका एक टेम्पल जहां से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, वहां अगर लोग चाहते हैं, बौद्धिस्ट लोग चाहते हैं, तो उनको वहां पूरे तौर पे सरकार एक्ट बनाए, लेकिन सनातन धर्म के लोग ही आग्रह करें सरकार से और खुद आगे आवे और कहें कि बौद्धिस्टों को यह सौंप दिया जाए। बाकी हजारों लाखों जगह है, करें, वहां हम लोग भी इसी राय के हैं कि जिस धर्म से संबंधित है वहां वही करें। हम भी इसी राय के हैं, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलने वाला देश है। हमारा संविधान सभी धर्मों के प्रति समान भाव रहे, राज्य की भूमिका बिल्कुल समानता की रहे, यह हमारा संविधान भी कहता है। और उस संविधान के हिसाब से जिनका जो जहां है उस रूप में लोग करें। लेकिन एक टेम्पल बौद्धिस्टों का है तो उसको सनातन धर्म के लोग ही आगे आकर कहें कि इसको हम लोग बिल्कुल इस पर अपना दावा छोड़ रहे हैं और बौद्धिस्टों को यह सौंप दिया जाए, ताकि सरकार को भी काम करने में आसानी हो। तो यह मेरा आग्रह है। और क्योंकि आज सम्राट अशोक की जयंती का दिन भी है, इसलिए जो पुरानी मांग हम हमेशा से एक करते रहे हैं, सम्राट अशोक का जब साम्राज्य चलता था, वो अखंड भारत जब से इतिहास ज्ञात है तब से भारत की सीमा उतनी दूरी तक कभी नहीं रही जितनी दूरी तक मौर्य साम्राज्य के समय था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा इत्यादि आज का जो देश है, पटना की धरती से, पाटलिपुत्र की धरती से मौर्य साम्राज्य के समय, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय यही से उसका शासन चलता था। तो इतना बड़ा अखंड भारत का शासन जहां से चलता था, उस वक्त इस जगह का, पटना का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए और एक पहचान के रूप में रहे, ताकि दुनिया भर के लोग, हमेशा उनके मस्तिष्क में यह बात आती रहे कि स्वर्ण काल जो हिंदुस्तान का अब तक के शासन में सबसे अच्छा शासन रहा है, वह मौर्य के काल में रहा है। और उस वक्त जो जहां से राजधानी थी, शासन चलता था, वह पाटलिपुत्र था। तो पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए, यह हमारी पुरानी मांग रही है। और क्योंकि संयोग है सम्राट अशोक की जयंती का दिन है, इसलिए इस मांग को हम फिर दोहराते हैं कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए। इसमें राज्य की सरकार की भूमिका हो, भारत सरकार की भूमिका हो, जहां भी आवश्यकता है या होगी, हम खुद भी अपने हिसाब से, हमारी पार्टी उसके लिए हर तरह से प्रयास कर रही है, आगे भी हम करते रहेंगे। तो मुख्य रूप से यही विषय जिसमें आज आलोक जी का ज्वाइनिंग, हम लोग चुनाव जो हुआ
लोकसभा का, तो उस समय से रात दिन हमारी पार्टी के साथ, हमारे साथ लगे रहे हैं। एक औपचारिकता शेष थी कि इन्होंने सदस्यता नहीं ली थी, तो उस औपचारिकता को आज पूरा किया गया, तो इसके लिए फिर से इनका हम धन्यवाद करते हैं। और इनके साथ और जो लोग भी, कई लोग इनके साथ, जिनका कुछ प्रमुख लोगों का नाम यहाँ से आपको बताया गया, तो सूची आप प्रेस के लोगों को दे दीजिएगा, ले लीजिएगा आप लोग सूची। तो सब लोगों का फिर से एक बार दल में स्वागत है। अब आपका कोई सवाल हो तो हम देखिए, एक तो विपक्ष के लोग खामखा मुसलमान भाइयों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से लोग प्रचारित कर रहे हैं उस तरह की बात है नहीं। धर्म से संबंधित जो काम है या मस्जिद से संबंधित जो काम है, जहां धर्म स्थल है मुसलमान भाइयों का, पूजा स्थल है, इबादत का स्थल है, तो धर्म से संबंधित जो प्रबंधन या काम है, मस्जिदों का प्रबंधन, इस प्रबंधन से संबंधित वक्फ बोर्ड नहीं है। भारत की सरकार ने जो कुछ भी अभी कानून बनाया है, उस कानून के हिसाब से मुसलमान भाइयों के धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं। जो संपत्ति है, उस संपत्ति का प्रबंधन कैसे हो, इसके लिए वक्फ बोर्ड है या वक्फ परिषद है। धार्मिक कार्य संपत्ति का प्रबंधन नहीं होता है। तो एक दूसरा कि जो कांग्रेस या विपक्ष के लोग कह रहे हैं, सच्चर कमीशन किसने बनाया था? सच्चर कमीशन, सच्चर कमीशन को एनडीए के लोगों ने नहीं बनाया था। तब यूपीए की सरकार थी। कांग्रेस के मुसलमान भाइयों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा करे और एक रिपोर्ट दे। सच्चर कमीशन ने क्या कहा? 2006 में रिपोर्ट आई, तब एनडीए की सरकार नहीं थी। न तो सच्चर कमीशन के गठन के समय एनडीए की सरकार थी, और न जब रिपोर्ट आई तब एनडीए की सरकार थी, इन्हीं लोगों की सरकार थी। सच्चर कमीशन ने क्या कहा? सच्चर कमीशन ने बताया कि आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, तब से लेकर 2006 में रिपोर्ट आ रही थी। इतने दिनों के बाद सबसे बदतर स्थिति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मुसलमान भाइयों का, सच्चर कमीशन ने कहा इतनी बदतर स्थिति। इस बदतर स्थिति के लिए कौन लोग जिम्मेवार थे? सरकार उनके हाथ में, केंद्र से लेकर राज्यों में, अधिकांश राज्यों में। तो जिम्मेवारी कौन लोग थे? सच्चर कमीशन ने तो आंख खोलकर रख दिया। और उसी सच्चर कमीशन ने कहा यह जो संपत्ति के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड है, वक्फ परिषद है, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। उसने कहा कि भ्रष्टाचार इसमें है। उसने कहा कि कुछ लोग जो दान देते हैं धार्मिक कार्यों के लिए, वहां दान दिया जाता है, वहां अनाथालय खोलने के लिए दान दिया जाता है, बच्चों के लिए स्कूल खुले इसके लिए दान दिया जाता है, अस्पताल खुले इसके लिए दान दिया जाता है। जो मुसलमान भाई, जिसमें बड़ी आबादी है गरीब लोगों की, उनके कल्याण के काम में यह दान दिया हुआ धन काम आए। लेकिन जो लोगों ने दान दिया था, वह दान गरीब लोगों के हित में कम उपयोग उसका हो रहा है, उसका उपयोग लोग निजी हित में कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर कई लोगों ने अतिक्रमण खुद ही कर रखा है। तो अतिक्रमण कर लिया, भ्रष्टाचार है, उसमें काम करने में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, यह सच्चर कमीशन ने कहा था। तो क्या सरकार आंख बंद करके इस चीजों को देखते रहे? यही सरकार की भूमिका है, जिसकी भी सरकार रहे। सरकार आंख बंद करके देखते रहती कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो होने दीजिए। गरीब लोग, जो मुसलमान भाई दान जिन्होंने किया है, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा या उनकी जमीन गरीबों के हित में उपयोग नहीं, कुछ बड़े लोग बैठ करके, भले उसी समाज के, उसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन वैसे लोग सिर्फ अपने हित में उस तरह की जमीन का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं।
तो सरकार आंख बंद करके देखते रहती क्या? सरकार ने जो कुछ भी किया है, मुसलमान भाइयों की जो बड़ी आबादी है, जो पसमानदा समाज के लोग हैं, अभी जो बना कानून उसमें पसमानदा समाज के लोग भी अब वक्फ बोर्ड में बन पाएंगे, उनके लिए स्थान सुरक्षित किया गया है, महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है। और भी मुसलमान भाइयों के अंदर भी जो सामाजिक रूप से पूरा पीछे है, उनका अलग है, उनके बीच का भी प्रतिनिधि अब होगा। पहले इन लोगों ने कोई प्रतिनिधि इन लोगों को नहीं दिया था। तो भले 2-4% मुसलमान भाइयों को गुमराह कर ले ये लोग, हालांकि उनका भी नुकसान नहीं साइड से, लेकिन गुमराह करने में भी कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग 2-4% मुसलमान भाइयों को गुमराह करने में भले सफल हो जाएं, 90%, 95% जो मुसलमान भाई हैं उनके हित का यह कानून है, इसलिए उनको गुमराह नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ वोट के लिए, वोट बैंक के लिए आरजेडी के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हित से उनको कोई लेना देना नहीं। धर्मनिरपेक्ष दलों का पर्दाफाश हो गया। आप लोगों ने छुरा भोंका है मुसलमानों के। सर्टिफिकेट धर्मनिरपेक्ष कौन है, उसका सर्टिफिकेट देने के ठेकेदार नहीं है ये लोग। हम फिर कहेंगे कि यह जो काम है वक्फ बोर्ड का, संपत्ति का प्रबंधन, यह धार्मिक काम नहीं है। मंदिर के मस्जिद के प्रबंधन में कोई कानून सरकार ने नहीं बना दिया कि अब कोई नई व्यवस्था आ गई। सरकार ने जो कानून बनाया भ्रष्टाचार रोकने के लिए, सरकार ने जो कानून बनाया उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार ने कानून बनाया कुछ लोग निजी हित में गरीब लोगों के द्वारा दिए गए दान का उपयोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए। और बड़े पैमाने पर 90-95% जो मुसलमान भाई हैं उनके बीच इस संपत्ति का सदुपयोग हो, उनके हित में हो, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है। पूरे तौर पे धर्मनिरपेक्षता की बात है। कोई मस्जिद के प्रबंधन में अगर कोई दखल देने की बात होती तब इस तरह का आरोप सच होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब एक साथ कितनी बातों के लिए होने तो दीजिए। पहले एक काम सच्चर कमीशन के हिसाब से सरकार ने शुरू किया है, इसी पर कलेजा इन लोगों का फट रहा है। देखिए, कलेजा इन लोगों का फट रहा है इसलिए कि वोट बैंक इनका खिसक जाएगा। ये जो मुसलमान भाइयों को गुमराह करके वोट बैंक समझते रहे हैं, अब इनका वोट बैंक वहां भी नहीं रहने वाला है। तो कलेजा इनका फटना शुरू हो गया है। अब एक ही बार आप जो कर रहे सब कुछ हो जाए तो कलेजा कहाँ चला जाएगा। तो थोड़ा अभी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। मंडल वाले हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ एनडीए काम कर रही है, भाजपा काम कर रही है। और आप कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है। मंडल वाले मंडल वाले हिंदू हैं, दलित ओबीसी, और अगला निशाना वो है। आपको उनको निशाने पे निशाना लेने की तैयारी है। अरे भैया, हमने कहा ना कि उनका वोट बैंक जो मुसलमान वाला है, जिसको आज तक दिया क्या है इन लोगों ने मुसलमान भाइयों को, सिर्फ यही कि आप वोट देते रहिए, किसी का भय दिखा करके वोट हमको चाहिए। अब यह काम नहीं होने दिया जाएगा। भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है। और जो आप कह रहे हैं पिछड़ा समाज की बात, मंडल कमीशन की बात जो कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में मुख्यमंत्री रहते हुए जातीय जनगणना हुई है, जिसमें बिहार के सभी राजनीतिक दल के लोगों ने सहयोग किया है। जो कानून पास हुआ सब लोगों ने सहयोग किया है। और जब लालू जी का शासन था 15 साल तक, उस वक्त उनको कुछ नहीं दिखा, न तो जातीय जनगणना दिखी और न बाकी आज जो कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी उनको उस वक्त नहीं दिखा। और यही कारण है कि सिमटते सिमटते कहां चले गए। अब उनको परेशानी इसी बात की है कि अब तक जो माई समीकरण की बात करते रहे हैं वह भी दरकने लगा है भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यों के कारण। उस पर तो हम बोले, उस पर तो हमने कहा बहुत।
आज सीट को शामिल करा है पार्टी में, उनको चुनाव कहाँ से लड़ाइए? अब चुनाव कहाँ से कौन लड़ेगा? आप आवेदक हैं क्या किसी क्षेत्र से? इनको देखकर आपको भय हो रहा है? अगर आवेदक है आप तो हम आपके सवाल का जवाब दे। चुनाव में कितने सीटों पर अच्छा, दावा जहाँ करना होगा वहां करेंगे ना। कर दिए होंगे ना सर। अब कर दिए होंगे, आगे करेंगे, कब करेंगे? तो जो भी करेंगे या कर दिए वहां ना, यहाँ करने से क्या फायदा है? बता दीजिए थोड़ा। क्यों बता दे? उसे हमारा नुकसान ही करवा दीजिएगा। तो हाल ही में जो एनडीए की बैठक हुई थी सीएम आवास पर, कैसी रही थी? कहा जो अमित शाह आए थे नीतीश कुमार, देखिए, अमित शाह जी आए थे, वह कोई वास्तव में बैठक के स्वरूप में नहीं था। मुख्यमंत्री आवास में जो मुलाकात हम लोग की, बैठक के स्वरूप में नहीं था। आए थे दिल्ली से माननीय गृह मंत्री जी, तो मिल बैठ करके हम लोग ने आपस में एक मिलने जुलने का, और स्वाभाविक रूप से चुनाव जब सामने है तो जहां इस तरह के लोग बैठेंगे तो चर्चा चुनाव की होगी, लेकिन अनौपचारिक चर्चा थी। कोई औपचारिक रूप में कोई एजेंडा नहीं था कि उस एजेंडा पर बहस हो, कोई डिसीजन हो, ऐसा नहीं था। कहा जा रहा है कि सीट की संख्या आप लोगों ने बता दी है अमित शाह को। अच्छा, आप तो इतने सीनियर हैं श्रीकांत जी, वहां 20-25 लोग थे। आप लोगों को लगता है कि सीट की संख्या इत्यादि 20-25 लोगों के बीच में चर्चा होगी? तो फिर इस पर कहाँ कोई प्रश्न पैदा होता है? कोई चर्चा वहां नहीं हुई थी। एनडीए एकजुट है इस वक्त के मुद्दे पर, बिहार के चुनाव को लेकर? 100% से ज्यादा एकजुट है हम लोग, 100% से ज्यादा एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। सभी पत्रकार साथ में फिर अल्फाज इस पर बोलिए कि